Hello students, good morning. Hope you are all doing it at your place. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this video on depreciation class 11. In this video में हम लर्न करेंगे depreciation के बारे में हरास and the learning objectives of this topic. After learning this topic, we will be able to understand, students will be able to understand the meaning and definition of depreciation, ह्रास के कारण एवं मूल तत्व, causes and main elements of depreciation, ह्रास लगाने की आवश्यकता एवं उद्देश्य, need and objective of providing depreciation, methods of depreciation, mainly fixed installment method and diminishing balance method, the difference between both the methods and methods of recording depreciations and संपत्ति खाते में लिखकर जो है by charging to asset account and creating provision for depreciation account and asset disposal account. So ह्रास, depreciation, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन. बच्चे, प्रत्येक व्यवसाय जब भी प्रारंभ किया जाता है या पहले से रनिंग जो व्यवसाय है उसमें भवन, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, कार आदि अनेक ऐसी स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती हैं और इन जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका व्यवसाय में लगातार जो प्रयोग करने से व समय के बीतने से इनका जो मूल्य है वो घटता रहता है. इस प्रकार जो स्थायी संपत्तियों के इस मूल्य के जो घटने के जो कारण जो मूल्य घटता है उसको ही हम ह्रास कहते हैं. अतः ह्रास एक प्रकार की जो है हानि है व्यवसाय के लिए, जो संपत्ति के व्यापार में प्रयोग करने का कारण होती है और इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय के बाद जो संपत्ति है वो बेकार हो जाती है. तो संपत्तियों पर ह्रास लगाना जो है वो अनिवार्य होता है और ये प्रत्येक वर्ष के अंत में हम इसको लाभ हानि के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं. तो जो इसका डेफिनेशंस है डेप्रिसिएशंस की, R.N. कॉर्टर ने इसकी डेफिनेशन दी है कि संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से धीरे धीरे तथा स्थायी रूप में जो होने वाली कमी है उसको ह्रास कहते हैं. Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. तो स्पाइसर एवं पैगलर ने ह्रास एक निश्चित समय में किसी भी कारण से संपत्ति के कार्यशील जीवन की समाप्ति का माप है. यानी कि डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द exhaustion of the effective life of an asset from any cause during a given period. तो मूल्य के में प्रयोग के कारण धीरे धीरे आने वाली गिरावट को हम ह्रास कहते हैं. डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल डेटोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज, लगातार प्रयोग करने से. R.G. विलियम ने इसको ऐसा कहा. एंड नेक्स्ट है ह्रास की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन. जो विशेषताएं हैं, नंबर 1, ह्रास से अभिप्राय संपत्ति के मूल्य में कमी है. जो कमी है उसके मूल्य में जो है कमी आती है और ह्रास धीरे धीरे एवं निरंतर होता है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है. यह संपत्ति की लागत का उसके जीवन काल में विभाजन है और संपत्ति के रख रखाव को ह्रास नहीं माना जाता. ये इसकी कुछ विशेषताएं. एंड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ह्रास से मिलते जुलते कुछ शब्द हैं, जैसे नंबर 1, अप्रचलन, ऑब्सोलेंस. तो कभी कभी नए आविष्कार पुरानी मशीनों को बेकार साबित कर देते हैं क्योंकि पुरानी मशीन प्रतियोगी लागत पर माल का उत्पादन नहीं कर सकती. अतः व्यवसाय को पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन खरीदनी पड़ सकती है, तो उसके जो प्रतिस्थापन है उसको रिप्लेसमेंट में जो होने वाली हानि है उसको हम अप्रचलन कहते हैं. नंबर 2 है रिक्तीकरण, डिप्लेशन. यह शब्द
जो है खानों में, जैसे खाने होती है, तेल के कुएं होते हैं, उनमें लगातार उसको उसमें से तेल निकालने से या कोयला निकालने से या उसको में कमी आती रहती है। तो जब खाना आदि से कुछ खनिज निकाले जाते हैं तो खान के मूल्य में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। तो इस प्रकार से जो खनिज भंडार हैं उनके कमी होने के कारण जो रिक्तीकरण जो होता है उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। नेक्स्ट है एमॉर्टाइजेशन, अपलेखन। कई बार अमूर्त संपत्तियां जैसे व्यापार चिन्ह, पेटेंट, ख्याति, प्रारंभिक व्यय इत्यादि धीरे धीरे लाभ हानि खाते में लिखकर अपलिखित किया जाता है और इसको हम अपलेखन कहा जाता है। उच्चावचन, फ्लक्चुएशन, स्थायी संपत्तियों के बाजार मूल्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसे उच्चावचन फ्लक्चुएशंस कहते हैं, क्योंकि स्थायी संपत्तियां जैसे मशीनरी, भवन, भूमि, फर्नीचर इत्यादि व्यवसाय में निरंतर प्रयोग के लिए खरीदी जाती हैं। इसलिए संपत्तियों के बाजार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं। और यदि संपत्ति के मूल्यों में लगातार ऐसी स्थायी रूप से कमी हो चुकी है तो उच्चावचन का लेखा किया जाता है और संपत्तियों को बैलेंस शीट में घटे हुए मूल्य पर दिखाया जाता है। ह्रास के कारण, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है डेप्रिसिएशन होता है, या ह्रास जो डेप्रिसिएशन है उसको जो प्रभावित करने वाले तत्व। नंबर 1, निरंतर प्रयोग, कांस्टेंट यूज। संपत्तियों के लगातार हम प्रयोग करते हैं, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, उसका जब व्यवसाय में हम व्यवसाय करते हैं तो लगातार उनका जो प्रयोग करने के कारण उनके मूल्य में कमी आ जाती है। और उनके मूल्य में जो कमी आ जाती है उस समय के साथ संपत्तियां पुरानी भी होती रहती हैं। इसलिए एक ये कारण है कि हमें जो है उसको जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रभावित करता है। नंबर 2 है प्रचलन। तो हम देखते हैं कि आज के युग में नए नए आविष्कारों के कारण नई नई मशीनें एवं यंत्र रहते हैं। तो पुरानी मशीनों के स्थान पर जब नई मशीन लगाई जाती है तो पुरानी मशीनों के बेकार होने के कारण उनके मूल्य में कमी आ जाती है, तो अब प्रचलन से वो बाहर हो जाती है। तो समय व्यतीत होने से, एक्सपायरी ऑफ टाइम, तो कुछ संपत्तियों का जीवन काल निश्चित होता है, चाहे उनका प्रयोग किया जाए या ना किया जाए। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती जाती है। नेक्स्ट है दुर्घटना। संपत्तियों के टूट जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने से भी इनके मूल्य में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार मूल्य में स्थायी कमी, परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। कुछ संपत्तियां स्थायी होती हैं जिनके मूल्य में कमी आ जाती है और इस कमी को ह्रास मान लिया जाता है, जैसे प्रतिभूतियां, विनियोग। एंड नेक्स्ट है रिक्तीकरण, नए खनिज पदार्थ समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार खान इत्यादि के मूल्य में कमी आती रहती है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्रिसिएशंस। नाउ नीड, हमें ह्रास क्यों लगाना चाहिए। नीड फॉर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ह्रास लगाने की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1, शुद्ध लाभ या हानि निकालना। जब हमें शुद्ध लाभ या हानि व्यवसाय का निकालना है तो जो स्थायी संपत्तियों में जो कमी आई ह्रास के कारण से भांति, तो ये भी एक व्यापारिक एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है। जैसे वेतन हम देते हैं, इस प्रकार ह्रास भी क्या है कि लाभ हानि खाते में इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं और इससे हम शुद्ध लाभ या हानि व्यवसाय की निकाल सकते हैं। नंबर 2 है वास्तविक आर्थिक स्थिति दिखाना। वास्तविक आर्थिक स्थिति दिखाने से यदि चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को ह्रास घटाकर नहीं दिखाया जाता है तो उनका जो दिखाया गया मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होगा और चिट्ठा व्यवसाय की सच्ची व सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं करेगा। एंड नंबर 3, संपत्ति का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस करना। तो ह्रास लगाने से संपत्ति के पूर्णतया बेकार हो जाने पर उसकी जो प्रतिस्थापना के लिए राशि उपलब्ध हो जाती है और यदि व्यवसाय के लाभों को ह्रास लगाए बिना ही निकाल दिया जाए तो जिस वर्ष संपत्ति की प्रतिस्थापना करनी पड़ेगी उस वर्ष एक बड़ी राशि का प्रबंध करना पड़ेगा और यदि यह राशि इकट्ठी ही व्यवसाय में से निकाल ली जाए तो इससे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। एंड नंबर 4 है लाभांश का पूंजी में से वितरण
रोकना, यानी कि ह्रास नहीं लगाया जाता तो लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित किया गया लाभ वास्तविक लाभ से अधिक होगा, और यदि लाभ को लाभांश बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका अभिप्राय यह है कि लाभांश पूंजी में से दिया गया है, जिसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे पूंजी कम होती रहती है और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कमजोर होती रहती है। एंड नंबर 5 है अधिक आयकर ना देना। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आयकर ह्रास लगाए बिना ही आय पर दिया जाए तो यह वास्तविक आयकर से अधिक होगा और इससे व्यवसायी को नुकसान हो जाता है। आयकर की गणना करने के लिए आय में से अन्य व्ययों की भांति ह्रास की राशि को घटाया जाता है। एंड नंबर 6 है उत्पादन लागत का सही निकालना, यानी कि व्यवसायी लाभ की मात्रा उत्पादन लागत को आधार मानकर निकालता है, पर यदि व्ययों में ह्रास की राशि नहीं जोड़ी जाती तो उत्पादन लागत कम आएगी और परिणाम स्वरूप लाभ की मात्रा अधिक आएगी। तो इसलिए ये पॉइंट्स थे जिसके कारण जो है हमें ये जो डेप्रिसिएशन है ये लगाना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है ह्रास के मूल तत्व बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1 संपत्ति की लागत, एंड नंबर 2 संपत्ति की लागत का मतलब क्या हुआ, जो ह्रास का अनुमान लगाने के लिए संपत्ति की कुल लागत का ज्ञान होना चाहिए। जैसे संपत्ति की कुल लागत में केवल उसका क्रय मूल्य ही सम्मिलित नहीं किया जाता बल्कि उसको व्यवसाय में लाने और स्थापित करने के लिए किए गए व्यय भी जोड़े जाते हैं, जैसे भाड़ा, मजदूरी इत्यादि। उसको इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो सभी जो है संपत्ति की लागत पर जुड़ता है। नंबर 2 संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। जो संपत्ति का अनुमानित जीवन काल जो है वो ह्रास की मात्रा मालूम करने के लिए उसकी अनुमानित कार्यशील अवधि को जानना भी जरूरी है। कार्यशील अवधि से अभिप्राय यह है कि संपत्ति साधारण मरम्मत के साथ कितने वर्षों तक व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसका मतलब कार्यशील अवधि जानने के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस संपत्ति का व्यवसाय में कम प्रयोग होगा या अधिक। तो संपत्ति का अधिक प्रयोग होने से उसका कार्यशील जीवन जो है वो कम हो जाता है। एंड नंबर 3 संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? जब अवशिष्ट मूल्य का अभिप्राय संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने पर उसको बेचने से जो मूल्य प्राप्त होगा उस मूल्य को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये में हमने कोई मशीन खरीदी और उसके ऊपर 1,000 रुपये हमने उसका भाड़ा दिया लाने का और 500 रुपये उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, तो कुल मूल्य कितना हो गया है? और यह मान लिया जाए कि यह संपत्ति का कार्यकाल कितना है, 10 वर्ष है और अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपये होगा, तो मशीन के जीवन काल में कुल ह्रास जो है 19,500 होगा, जो 10 वर्षों में अभिलिखित किया जाएगा। तो नेक्स्ट है अप्रचलन की संभावना, चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंसेस, यानी कि संपत्ति जो है हम खरीदते हैं व्यवसाय के लिए, उसके अप्रचलन की भी संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि व्यवसाय में नए नए आविष्कार होते रहते हैं, जल्दी जल्दी होते रहते हैं और संपत्ति को कम अवधि में अभिलिखित करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ह्रास की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसका अभिप्राय संपत्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कोई पूंजीगत व्यय किया गया है तो ह्रास ज्ञात करने के लिए उस संपत्ति की लागत में जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन के मेथड्स, कैसे हम डेप्रिसिएशन जो है वो निकालते हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, एंड नंबर 2 रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड है, मशीन आवर मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड एंड डिप्लेशन मेथड्स। ऐसे ये कैलकुलेशन करने के डेप्रिसिएशन को निकालने की विधियां हमारे सिलेबस में +1 के सिलेबस में हमारे पास ये पहले 2 मेथड्स हैं, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
और स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉल मेथड। ये दो जो मेथड हैं, हम इन दो मेथड से जो है प्रश्न न्यूमेरिकल्स करेंगे इस कक्षा में। अगली कक्षाओं में हमारे पास जो और भी बहुत सारे जो मेथड हैं जिससे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, वो वार्षिक वृत्तीय पद्धति एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन पद्धति है, एंड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लीशन मेथड है, मशीन और रेट मेथड है, माइलेज मेथड है, आंकड़ों का योग पद्धति, सम ऑफ डिजिट मेथड्स। ऐसे बहुत सारी 10 मेथड्स यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से हम 2 मेथड जो हैं अपने इस कक्षा में हम करेंगे। तो ये था डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन। अगर नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स के। तो होप आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आया होगा। Do like this, share this video, and if you have any problem, do write query at in the comment section of this video. Thank you very much.